वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं नेट और एपी के लिए पी बाई क्यू सीरीज़। तो जैसे पहले भी मैंने आपको अवगत करवाया है कि जो ये पी बाई क्यू सीरीज़ है, ये किसी एक परीक्षा तक सीमित नहीं है। जैसे नेट हो गया, सेट हो गया और एपी हो गया, साथ में पीजीटी जैसी परीक्षाएं होगी, वहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे ये सारे के सारे प्रश्न आपके लिए। तो ध्यानपूर्वक आप सारे वीडियोस को देखिएगा। जो प्रश्न नहीं आते हैं तो उन्हें अपनी कॉपी पे आपने अवश्य नोट करना है। आगामी परीक्षा हेतु काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे ये सारे प्रश्न, ठीक है। तो अगर अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो उसके साथ जुड़िएगा। पीडीएफ इत्यादि आपको सेंड करता हूँ रोज़ वहाँ पर, नेट से संबंधित जो भी तैयारी कर रहे हैं सारा सिलेबस वहाँ पर आपको मिल जाएगा। लिंक आपको जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। टेलीग्राम का भी है, व्हाट्सएप ग्रुप का भी है और अन्य जो भी हमारे माध्यम हैं उनसे जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर नेट के लिए आपको पी बाई क्यू वाले नोट चाहिए तो आप उन्हें परचेज़ कर सकते हो। उसके लिए भी आपको व्हाट्सएप में मैसेज करना है, ठीक है। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है यहाँ पर, इस पर आप क्वेरी कर सकते हो, कोई भी अगर आपकी क्वेरी रहती है तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे आज, क्योंकि लेट हो गई है आज वीडियो बनाने में। चलिए देखिएगा, पहला प्रश्न क्या पूछा गया है यहाँ पर। ये तो हमने कर लिया है पहला प्रश्न। अगर आपके नियर डियर कोई एलटी टेट एलटी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी जुड़ सकते हैं हमारी टीम के साथ। हमारे ऑनलाइन बैच चले हुए हैं आजकल, ठीक है। तो उसके साथ जुड़ना है तो जुड़ जाइएगा, समय है अभी आपके पास। ये प्रश्न हमने पीछे किया था या नहीं, मुझे थोड़ा सा संशय हो रहा है इस पर। चलिए यहीं से करते हैं हम 73 से, ठीक है। करा होगा हमने तो भी ठीक है, नहीं करा होगा तो भी ठीक है। ये प्रश्न करने से रिवीजन ही होता है और तो कुछ नहीं। देखिए क्या पूछा गया है इस प्रश्न में। नेट वाले भैया आप क्यों नीचे आ रहे हो? ये नीचे आएगा ही आएगा, तो हम भी हार नहीं मानने वाले हैं। सूची ए को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, ठीक है। यहाँ पर सूची ए दी गई है और यहाँ पर सूची बी। क्या है इसमें यह है, जैसे सूची 1 में रचनाएं दी गई हैं, सूची बी में रचनाकार का नाम। तो हम इन्हें यहाँ पर सम्मिलित कर लेते हैं। जैसे देखिए पूछा गया है, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ किसकी रचना है। तो जो कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ रचना हो जाएगी रघुवीर सहाय की, ये मिला लेते हैं। आत्मा की आंखें, ये किसकी रचना है। आत्मा की आंखें होगी रामधारी सिंह दिनकर की रचना, इसे यहाँ पर मिला लेते हैं। चूका भी नहीं मैं, ये किसकी रचना हो जाएगी। तो चूका भी नहीं मैं, ये रचना हो जाएगी आपकी शमशेर बहादुर सिंह की। कुकुरमुत्ता, ये किसकी रचना है। यह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, ठीक है। इस प्रकार से सुमेलित रूप आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाता है। तो जो सही होगा, ए का 4 कहाँ है। विकल्प ए में ही ए का 4 है। बी का 2, बी का 1 ये भी यहीं पर है। सी का 3 ये यहीं है। डी का 2 ये भी यहीं पर है। फिर से देखिए, एक बार रिपीट करता हूँ। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ रघुवीर सहाय, आत्मा की आंखें रामधारी सिंह दिनकर, चुका भी हूँ नहीं मैं शमशेर बहादुर सिंह, कुकुरमुत्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये इनकी रचना हो जाएगी इस प्रकार से। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर क्या पूछा गया है, ये भी सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करने वाला है। तो चलिए इसे हम कर लेते हैं सुमेलित। तो यहाँ पर पंक्तियाँ दी गई हैं सूची ए में, तो यहाँ पर सूची 2 में पंक्तिकार नहीं, क्या विषय मतलब क्या है, इन पंक्तियों के माध्यम से क्या बताया गया है, ये पूछा गया है। सूची ए में पंक्ति दी गई है और सूची बी में इसका विषय। जैसे पंक्ति ए है, करी का प्रिय आज पिंजर खोल दे। कीर का क्या है, कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दे। इससे क्या भाव निकल रहा है। कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो, तो इससे ये भाव निकल रहा है
स्त्री जागृति का, क्या स्त्री जागृति का क्या कह रहा है? कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो, अर्थात जो बेड़ियां हैं, जो एक तरह से इनके अंदर घबराहट है स्त्री के अंदर, वो खोल दो और अपनी जो नई जिंदगी है वो जीना शुरू करिए। तो कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो, ये स्त्री जागृति से संबंधित होगा। फिर है बीती विभावरी जागरी, ये पंक्ति का क्या विषय रहेगा? जागरण गीत है ये। और ये जो जमुना के से कछार पंद फटे बिबाई के उधार, ये पंक्ति किस हेतु कही गई है? तो इसका ये है सामाजिक विसंगति। ये जो जमुना के से कछार पंद फटे बिबाई के उधार, ठीक है। फिर है अगला, इस धारा साही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का संगम, ये पंक्ति किस हेतु कही गई? क्या विषय है इसका? दार्शनिकता है इसके अंदर लक्षित हो रही, ठीक है। तो कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो, एक का दो कहाँ है? विकल्प 4 में है, एक का दो। और बी का 1 ये भी यहीं पर है, सी का 4 ये भी विकल्प 4 में ही है, और डी का 3 ये भी यहीं पर है। इस कारण विकल्प 4 जो है ये सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देख लेते हैं इसके पश्चात 74। इसमें क्या पूछा गया है 74 में? तो 74 में आपसे पूछा गया है सूची ए जो उच्चारण स्थल है और सूची 2 है जो ये वर्ण है, तो इन दोनों का मिलान हमने यहाँ पर करना है। तो चलिए कर लेते हैं। जैसे ओष्ठ, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा ये यहाँ पर बतलाना है। ओष्ठ का आप सभी वाकिफ होंगे। तो ओष्ठ से जो चीज़ें निकलती हैं तो वो होगी प फ व भ, ठीक है। ओष्ठ से ये निकलता है। दंत्य से क्या निकलता है? दंत्य से दांत जिसे कहते हैं, त थ द ध न, ये है दंत्य। कंठ से क्या निकलता है? कंठ से, तो कंठ का जब भी हम उच्चारण कर, कंठ से जो भी हम उच्चारित करते हैं तो यहाँ से निकलता है क ख ग घ। तालब्य से जो निकलेगा तो क्या निकलेगा? च छ ज झ, ये होगा। ये आपको पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है, हर एक परीक्षा में पूछा जाएगा। ओष्ठ से प वर्ग निकलता है, दंत्य से त वर्ग निकलता है, कंठ से क वर्ग निकलता है, तालब्य से च वर्ग निकलता है। तो ए का 2 कहाँ पर है? विकल्प 2 में दिया गया है ए का 2। बी का 3 ये भी यहीं पर है। सी का 4 ये भी यहीं पर होगा, सी का 4। डी का 1 ये भी यहीं पर है। इस प्रकार से जो विकल्प 2 है ये यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 76। इसमें क्या पूछा गया है 76 में? तो यहाँ पर पूछा गया है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम बताना है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार, तो ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, सारे प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। यहाँ पर आपको ये भी बताऊंगा कि किस रचना का प्रकाशन वर्ष कब का है और इसके रचनाकार क्या हैं। पहला देखिए यहाँ पर हानूश। हानूश किसकी रचना होगी? पहले तो ये होगा भीष्म साहनी की है हानूश। कब प्रकाशित हुआ था ये? 1977 में ये हुआ था। लहरों के राजहंस किसकी रचना है? मोहन राकेश की नाटक है ये। कब का है ये? प्रकाशित हुआ 1963 में। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाटक है। कब प्रकाशित हुआ था? 1958 में। आधे अधूरे किसका नाटक है? मोहन राकेश का। कब प्रकाशित हुआ था? 1969 में, ठीक है। ये इसका प्रकाशन वर्ष होगा सभी का। और ये भी बता देता हूँ, जितने भी प्रश्नों का आपके साथ उत्तर बता रहा हूँ ये ऑफिशियल आंसर की पर आधारित है, मेरे कोई अपने उत्तर नहीं है ये, ठीक है ना। तो इस आधार पे देखिए सबसे पहले कौन सा आएगा? पहले नंबर पे आएगा आषाढ़ का एक दिन। दूसरे नंबर पे कौन आएगा? लहरों के राजहंस। तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा? आधे अधूरे। और चौथे नंबर पे कौन सा आएगा? हानूश। ये होगा इसका क्रम। लगा लेते हैं क्रम में। सी सबसे पहले आएगा। सी कहाँ पर है? विकल्प 3 में ही सी है, ठीक है। तो ये होगा इसका सही विकल्प। नोट करिएगा इनको आप, क्योंकि पूछे जाएंगे आपको परीक्षा में। अगला जो प्रश्न है ये भी प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुमेलित करने वाला है। तो देखिएगा,
जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम बताना है। किसकी कहानियाँ ये सारी? जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ हैं ये। तो इन्हें हम कर लेते हैं सुमेलित। एक मिनट, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ओके, हाँ ये ठीक है। तो जो जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही क्रम क्या होगा? और थोड़ा सा बड़ा करते हैं। हाँ जी, अब ठीक है। तो देखिए, सारी जितनी भी कहानियाँ हैं चारों की चारों किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की हैं, याद रखना है। जैसे कहानी है इंद्रजाल, कब का इसका प्रकाशन वर्ष है इंद्रजाल का? 1936। आकाशदीप इसका कब का है? 1928। 1928 इसका है। ग्राम कहानी कब की है ये? 1912 की। गुदड़ साई, इसका प्रकाशन वर्ष मुझे नहीं मिला है तो इसे हम छोड़ देंगे। बाकी ये इंद्रजाल, आकाशदीप, ग्राम और गुदड़ साई, ये चारों की चारों कहानियाँ जयशंकर प्रसाद की होंगी। तो अगर हम इस हिसाब से भी इन्हें सुमेलित करते हैं तो पहले नंबर पे कौन सी कहानी आएगी? ग्राम। सी कहाँ पर है? तो सी अगर जो है ये विकल्प ए में ही है, पहले आएगा ग्राम। 1912 है ग्राम का। फिर गुदड़ साई का नहीं पता चला है। और फिर दूसरे नंबर पे आएगी आपकी आकाशदीप, इसका है 1928। और इंद्रजाल ये चौथे नंबर पे आएगी 1936। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सुमेलित रूप है यहाँ। अगला प्रश्न देखिए 76। यहाँ पर क्या पूछा गया है? निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है, तो बताइएगा दिए गए विकल्पों में से सही अनुक्रम कौन सा होगा। यहाँ पर आपको ये भी बताऊंगा कि किसकी कौन सी कृति है। पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों की रचना हो जाएगी। जो रिपब्लिक है ये लिखी गई थी 380 के आसपास, 380 ईस्वी के आसपास। और किसकी रचना हो जाएगी? ये प्लेटो की। माइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड ये कब लिखी गई थी? 1929। और किसकी रचना है? रिचर्ड्स की रचना होगी ये। आइए रिचर्ड्स की। फिर है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, ये कब लिखी गई थी? मतलब प्रकाशित कभी, ये सारी रचनाएं प्रकाशित हैं, ये पूछा गया है 1972 में। किसकी रचना होगी ये? लियोनेल ट्रिलिंग। किसकी? लियोनल ट्रिलिंग, 1972 की है। फिर है एसेज एशियंट एंड मॉडर्न, एसेज एशियंट एंड मॉडर्न, तो ये टी.एस. इलियट की रचना है। इसका प्रकाशन वर्ष मुझे नहीं मिला है, टी.एस. इलियट की रचना हो जाएगी। इसी आधार पर हम यहाँ पर देख लेते हैं पहले नंबर पे कौन सी है। रिपब्लिक प्लेटो की पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पर माइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ये दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1972। ठीक है, और इसका हमें नहीं पता है। इसी अगर हमें तीन भी पता होगा ना तब भी हम कर लेते हैं। तो रिपब्लिक पहले नंबर पे है। देखिए रिपब्लिक कहाँ पर? ए सबसे पहले कहाँ? हाँ इसी में। देखिए एक से ही हमें इसके उत्तर पता चलेंगे। रिपब्लिक पता है तो हम बाकी भी सॉल्व कर लेते हैं। ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं पेपर को क्रैक करने के लिए, ध्यान रखना है। ये होगा इसका उत्तर, विकल्प ए। बाकी को देखने की ही जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि रिपब्लिक ही पहली है तो ए बाकी कहीं पर नहीं दिया गया है सिवाय एक नंबर वाले के। अगला है देखिए प्रश्न 79। इसमें क्या पूछा गया है? 79 में भी मुंशी प्रेमचंद की जो कहानियां हैं इनका सही क्रम बताना है। किसकी कहानियां होंगी सारी ये? मुंशी प्रेमचंद। कई बार पूछा जाता है मुंशी प्रेमचंद को प्रेमचंद्र कहा जाता था या चंद, तो मुंशी प्रेमचंद को मुंशी प्रेमचंद कहा जाता है, प्रेमचंद्र नहीं, ध्यान रखना है। तो क्या होगा यहाँ पर सही क्रम, देख लेते हैं। बूढ़ी काकी, जो बूढ़ी काकी कहानी है इसका प्रकाशन वर्ष है 1921 का। कब का? 1921 का। ज़्यादा समय तो नहीं, ठीक है। और सवा सेर गेहूँ इसका क्या होगा? 1924। और पंच परमेश्वर 1916। और प्रेरणा इसका मुझे पता नहीं चला है प्रकाशन वर्ष। बूढ़ी काकी, सवा सेर गेहूँ, पंच परमेश्वर और प्रेरणा, ये चारों कहानी किसकी होंगी? मुंशी प्रेमचंद की ये कहानियाँ होंगी। तो चलिए इसी आधार पर हम उत्तर देखने लग जाते हैं। सबसे पहले कौन सी आएगी? पंच परमेश्वर पहले नंबर पे है,
दूसरे नंबर पे है बूढ़ी काकी और तीसरे नंबर पे है यहाँ पर सवासीर गेहूँ। तो सी कहाँ पर है? सबसे पहले तो ये देखिए 2 नंबर पे सी है, एक यहाँ पर है और दूसरा कहाँ पर है? विकल्प 4 पे। अब हम एलिमिनेट करेंगे, जो मैं आपको मेथड बताता हूँ। फिर देखिए दूसरे नंबर पे कौन सी कहानी है? बूढ़ी काकी। तो बी। दूसरे नंबर पे ए कहाँ पर है? यहाँ पर है। देखिए ये तो डी है, तो ये अब हो गया ख़त्म, इसका कोई औचित्य नहीं रहा। तो अब जो उत्तर निकलेगा विकल्प 4 वाला निकलेगा। ठीक है। तीसरे नंबर की कहानी हमने कौन सी देखी थी? सवासहित गेहूँ, ये भी यहाँ पर मिल रही है। ठीक है ना। इस प्रकार से हम इसे एलिमिनेट मेथड के द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सही उत्तर होगा हमारा डी, CABD ये क्रम रहेगा। अगला प्रश्न है 80। जन्म वर्ष के आधार पर निम्नलिखित रचनाकारों का सही क्रम बताइए। जन्म वर्ष के अनुसार जो पेड मेंबर है ना, उनके लिए ये PDF मिल जाएगी सॉल्व की हुई। तो आपको ज़्यादा अगर नहीं लिखना है तो आप छोड़ दीजिए। जो पेड मेंबर नहीं है उन्हें लिखना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों को कई PDF दे देता हूँ, कई नहीं देता हूँ। देखिए अगला जो प्रश्न है, जन्म वर्ष के आधार पर रखना है ना, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसे। सबसे पहले आएंगे रामदर्श मिश्र। क्या होगा इनका जन्म? 25 अगस्त 1924। 25 नहीं, 15 अगस्त 1924। विवेकी राय, इनका क्या है? 19 नवंबर 1924। ये देखिए इतने इकट्ठे वाले डाल दिए इन्होंने, कई बार ये फंसाने वाले काम करते हैं। बाल मुकुंद गुप्त, इनका क्या होगा समय? 1865। 1865। अध्यापक पूर्ण सिंह, इनका कब का होगा? 1881। तो ये होगा सारा क्रम। पहले नंबर पे कौन आएगा यहाँ पर? तो पहले नंबर पे आएगा ये बाल मुकुंद गुप्त। तो सबसे पहले सी कहाँ पर दिया गया है ये ढूंढेंगे हम। सी दिया गया है विकल्प 2 में, तो सही उत्तर यही होगा। ज़्यादा इधर उधर नहीं माथापच्ची करेंगे, सीधे इसका उत्तर चयन कर लेंगे हम। बाल मुकुंद गुप्त 1865, फिर अध्यापक पूर्ण सिंह 1882, और फिर आपका रामदर्श मिश्र 1924, 15 अगस्त 1924, और विवेकी राय 19 नवंबर 1924। ये क्रम रहेगा यहाँ पर बिल्कुल सही। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना आपने। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों का सही क्रम बताइए। पहले तो ये ध्यान रखना आपने कि ये सारे के सारे किसके उपन्यास होंगे? श्रीलाल शुक्ल जी के ये उपन्यास होंगे। काफ़ी बार पूछा जाता है इनको परीक्षा में। तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार हमें यहाँ पर इन्हें लगा लेते हैं। देखिएगा 81 विश्रामपुर का संत, ये किसका इसका प्रकाशन वर्ष क्या होगा? विश्रामपुर का संत 1998 होगा इसका प्रकाशन वर्ष। मकान 1976। फिर है सोनी घाटी का सूरज 1957, और पहला पड़ाव 1987। तो ये रहेगा सारा इसका क्रम। ठीक है, विश्राम पहले नंबर पे कौन सा आएगा? ये यहाँ पर सोनी घाटी का सूरज पहले नंबर पे आएगा, यहीं पर कर लेते हैं हम। ये देखिए कहाँ पर है, सी सबसे पहले देखना है हमने। तो जो विकल्प 3 वाला है ये यहाँ पर सही होगा। ठीक है, सोनी घाटी का सूरज पहले नंबर पे है, फिर होगा आपका मकान 1976, फिर है पहला पड़ाव 1987, और अंत में है विश्रामपुर का संत 1998। ये क्रम यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखिए 82 प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम बताना है। ये सारे के सारे किसके नाटक होंगे? जयशंकर प्रसाद के। अजात शत्रु, ध्रुव स्वामिनी, राज्यश्री, स्कंदगुप्त। ये अब इनका प्रकाशन वर्ष आपको बताता हूँ।
अजातशत्रु इसका क्या प्रकाशन वर्ष है? 1922। ध्रुव स्वामिनी क्या है इसका प्रकाशन वर्ष? 1933। राज्यश्री इसका क्या है? 1915। और स्कंदगुप्त इसका क्या है? 1928। तो ये क्रम यहाँ पर रहेगा। तो देखिए सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले आएगा आपका राज्यश्री, 1 नंबर पे राज्यश्री। तो सी कहाँ कहाँ दिया गया है? विकल्प 4 में ही सी दिया गया है, बाकी आगे हम नहीं देखेंगे, आप अपने हिसाब से इसको देख लेना। सी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्णा सोबती के उपन्यासों का सही क्रम बताना है हमने। कृष्णा सोबती, सारे के सारे उपन्यास किसके होंगे? कृष्णा सोबती जी के होंगे। कौन कौन से नाम हैं इनके? समय, सरगम, मित्रों, मरजानी, ए लड़की, सूरजमुखी अंधेरे के। तो चलिए देखिए, समय सरगम का प्रकाशन वर्ष क्या है? 2000। और मित्रों मरजानी इसका क्या होगा? 1967। ए लड़की इसका क्या होगा? 1981। सूरजमुखी अंधेरे के इसका क्या होगा? 1972। ठीक है, ये क्रम रहेगा यहाँ पर सही। तो पहले नंबर पे कौन सी रचना आएगी हमारी यहाँ पर? मित्रों मरजानी। तो बी देखिए कहाँ पर है? बी विकल्प 4 में है बी यहाँ पर, तो बाकी देखने की आवश्यकता नहीं है। अगला है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताना है। तो ये भी आपको बता देते हैं, ये कौन सा मुश्किल है। तो देखिए, लुइपा, इनका जन्म कब का माना जाता है? एस्टीमेट है ये 1840 ईस्वी के आसपास का। स्वयंभू, इनका कब का है? 783 ईस्वी के आसपास का। और 83 3 लिख ले भाई। हेमचंद्र 1080 या 1088 के आसपास का। पुष्पदंत 1972 के आसपास का। 1972 नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं यार, 972। ठीक है, इस हिसाब से हम देखते हैं सबसे पहले कौन सा आएगा बंदा? स्वयंभू आएंगे सबसे पहले। तो 783 है ना, तो बी कहाँ कहाँ पर है? एक ही जगह पर बी है, तो ये होगा हमारा उत्तर। अगला है, निम्नलिखित काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम बताना है। तो देखिएगा, सबसे पहले जो नाम आता है उदिता का, उदिता काव्य संग्रह है, काव्य ग्रंथ। कब का इसका प्रकाशन वर्ष है? 1980 का। किसकी रचना है? शमशेर बहादुर सिंह की। शमशेर बहादुर, अपने आप लिख लेना आगे। चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना होगी? मुक्तिबोध की, 1964 की होगी ये। फिर चिंता किसकी रचना है? अज्ञे की। कब की है? 1942। काव्य संग्रह है। संसद से सड़क तक किसका काव्य संग्रह होगा? धूमिल का, सुदामा पांडे धूमिल, 1972 का होगा ये रहेगा यहाँ पर सारा क्रम। ठीक है, इसी हिसाब से आप इसका मिलान कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो रचना आएगी चिंता, सबसे पहले चिंता कहाँ पर है? सी, मिल जा भाई, सी यहाँ पर है। बाकी भी यहाँ पर सुमेलित कर लीजिएगा आप, ये होगा सही विकल्प। ध्यान से पढ़िएगा, एक ही प्रश्न से आपके 4 प्रश्न निर्मित होते हैं यहाँ पर। जो नेट का लेवल इसलिए हाई है क्योंकि एक प्रश्न में 4 प्रश्न पूछता है ये। जिसको आते हैं तो ठीक होगा, नहीं आते हैं तो आप बैठिए ऐसे ही। इसलिए आपको अगर जो भी प्रिपरेशन कर रहा है तो तन मन धन से प्रिपरेशन कर लीजिएगा इसकी। अगला देखिए, अब क्या प्रश्न आया आगे। ये आए हैं यहाँ पर अभिकथन, तर्क और स्थापना वाले कहते हैं हम इन्हें, कथन और कर्ण वाले। चलिए कथन और कर्ण को देख लेते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक है अभिकथन और दूसरा है उसका, दूसरा क्या है? रीजन वाला या कारण वाला। जैसे मिला लेते हैं। अभिकथन क्या दिया गया है यहाँ पर? फ्राइड मानते हैं कि कभी मनोरोगी होता है। फ्राइड क्या मानता है? कि कभी मनोरोगी होता है। फ्राइड ने यह माना। ठीक है, अब कारण क्या दिया गया है? क्योंकि मनुष्य मात्र मनोरोगी है।
क्या सच में मनुष्य मात्र मनोरोगी है? क्योंकि मनुष्य मात्र मनोरोगी है ऐसा माना जाता है तर्क के आधार पर। अब यहाँ पर क्या है, अब हमने यहाँ पर सही कथन का चयन करना है कि क्या सही होगा। यहाँ पर देखिए जो विकल्प ए है ये सही होगा कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ये जो है आर ए की व्याख्या है, आर जो है ए की व्याख्या है, इसलिए ये सही हो जाएगा। यहाँ पर 86 का सही विकल्प ए है। सही कहा है कि फ्राइड ने माना है कि कवि मनोरोगी होता है, बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि मनुष्य मात्र मनोरोगी है, ये भी सही कथन हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है 87। 87 में क्या कहा गया है, अभी कथन है मार्क्सवाद साहित्य सृजन का प्रधान कारण श्रम को मानता है। जो मार्क्सवाद है ये साहित्य सृजन का प्रधान कारण किसे मानता है, श्रम को। अब कारण देखिए इसका क्या कारण है, क्योंकि श्रम के बगैर साहित्य की परिकल्पना असंभव है। श्रम के बगैर साहित्य की परिकल्पना असंभव है, श्रम के बगैर। तो देखिए अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं कि मार्क्सवाद साहित्य सृजन का प्रधान कारण श्रम को मानता है, ये तो हम बिल्कुल सही मानेंगे, हाँ जी सही है ये। अब इसके कारण की तरफ हम जाते हैं तो क्या है, क्योंकि श्रम के बगैर साहित्य की परिकल्पना असंभव है। नहीं, श्रम के बगैर साहित्य की परिकल्पना संभव है, असंभव नहीं होगी, इसलिए ये वाला कथन यहाँ पर असंगत हो जाएगा। पहला तो सही है, दूसरा असत्य होगा। कौन सा विकल्प होगा यहाँ पर सही, तो तीसरा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ए सत्य है, आर असत्य है। अगला देखिए प्रश्न 88, क्या पूछा गया है 88 में आपसे। 88 में पूछा गया है जॉक देरिदा का मानना है कि पाठ का अर्थ पाठक तय करता है। किसका मानना है, जो जॉक देरिदा है इनका मानना है कि पाठ का अर्थ पाठक तय करता है। ठीक है, कारण, क्योंकि पाठकों के मन की भिन्नता के कारण पाठ बहुलार्थी होता है। क्योंकि पाठकों के मन की भिन्नता के कारण पाठ बहुलार्थी होता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? बिल्कुल ऐसा लगता है। जैसे जॉक देरिदा ने माना कि पाठ का अर्थ पाठक तय करता है, बिल्कुल। जैसे कि उदाहरण के लिए आप कोई उपन्यास पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, उसका अर्थ आप कुछ अलग निकाल सकते हैं। चलिए उपन्यास तो छोड़िए, कोई मूवी देखने चले गए आप, ठीक है ना, तो जब आप मूवी देखने जा रहे हैं और मूवी देखने के पश्चात उस मूवी का अर्थ आपके लिए अलग निकलेगा, आपके मित्र के लिए अलग निकलेगा, आपकी मम्मी को के लिए अलग निकलेगा, आपके पापा के लिए अलग निकलेगा, सभी का अलग अलग अर्थ पाठक निकालता है। ठीक है, पाठ का, ये यहाँ पर मूवी की बात कर रहा हूँ, वास्तविकता में उपन्यास की बातें होती इस तरह। जब हम कोई पुस्तकें पढ़ते हैं ना, उसके पश्चात पुस्तकों को पढ़ने के पश्चात अर्थ सभी का भिन्न भिन्न होता है, किसी का सेम भी होता है, अधिकतर का भिन्न भिन्न होता है। तो ये पाठ का अर्थ पाठक ही तय करता है, सही कथन है। क्योंकि पाठकों की मन की भिन्नता के कारण ही पाठ बहुलार्थी होता है, बिल्कुल। पाठकों के मन की भिन्नता के कारण ही पाठ बहुलार्थी होता है, अर्थात इसका अर्थ बहु अर्थ पे निकलता है, हर एक पाठक इसका अपना अपना अर्थ निकालता है, इसलिए दोनों कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे। ए और आर दोनों सही है, कहाँ पर, विकल्प ए में ही ये सही होंगे। फिर अगला प्रश्न क्या है यहाँ 89 को हम पढ़ लेते हैं। क्या कथन है इसका, कथन है इसका कल्पना काव्य का अनिवार्य तत्व है। कल्पना काव्य का कैसा तत्व है, अनिवार्य तत्व है। कल्पना काव्य का अनिवार्य तत्व है या साधन है। कारण, क्योंकि कल्पना काव्य में साध्य है। क्योंकि कल्पना काव्य में क्या है, कल्पना काव्य में साध्य है, ऐसा कहा गया है। अब आप खुद सोचिए, क्या सोचिए, पहला जो कथन है कल्पना काव्य का अनिवार्य तत्व है, बिल्कुल है। ये आप मानते हैं कि नहीं? जब कोई कवि कल्पना करता है तभी जाके तो लिखता है, बिना कल्पना करने से कोई लिख सकता है, आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं। कल्पना होगी तभी आगे कुछ कार्य होता है, ये तो हमने मान लिया सही। क्योंकि
कल्पना काव्य में साध्य है। कल्पना ही काव्य में साध्य नहीं होती, ये क्या होती है, साधन होती है। क्योंकि ऊपर कहा गया ना कल्पना काव्य का साधन है, तो ये होगा आपका साधन, साध्य नहीं होगी। ठीक है, इसलिए ये तो यहाँ पर असंगत कथन होने वाला है। ए होगा सही और आर होगा असत्य। तो कहाँ पर है ए और आर सही, हाँ विकल्प 3 में यहाँ पर सही हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। ठीक है, तो उत्तर भी इसका हमारा सी ही सही होगा, सी मतलब 3। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 90, इसमें क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है कविता मनुष्य के हृदय को शुद्ध करती है। कविता मनुष्य के हृदय को क्या करती है, शुद्ध करती है। किसने कहा था ये कथन, याद करिए। कारण क्या है, कारण है यहाँ पर मनुष्य के हृदय को प्रकृत अवस्था कविता से मनुष्य के हृदय की प्रकृत अवस्था कविता से संभव है। ठीक है, किससे संभव, कविता से संभव है। तो बिल्कुल सही, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये कथन कहा था अपनी कविता क्या है में, और ये भी सही होगा। यहाँ पर दोनों ही सही होंगे, इसलिए जो सही विकल्प होगा 90 का ए और आर दोनों सही है। आर जो है ए की सही व्याख्या है। ठीक है, तो इस कारण विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे आया हमारे पास ये जो पैराग्राफ होता है ना, इसको पढ़ना पड़ता है पहले, उसके बाद इसके उत्तर दिए जाते हैं। चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं पहले से। यदि किसी देश का बाह्य रूप सम्मान योग्य और सुंदर नहीं बन सका है तो समझना चाहिए कि उस राष्ट्र की आत्मा में एक उच्च जगत का निर्माण किया जाना शुरू नहीं हुआ है, अर्थात वहाँ सच्चे साहित्य के निर्माण का श्री गणेश नहीं हुआ है। साहित्य ही मनुष्य के भीतर से सुसंस्कृत और उन्नत बनाता है। साहित्य ही मनुष्य को भीतर से सुसंस्कृत और उन्नत बनाता है, और तभी उसका बाह्य रूप भी साफ और स्वस्थ दिखाई देता है। और साथ ही बाह्य रूप के साफ और स्वस्थ होने से आंतरिक स्वास्थ्य का भी आरंभ होता है। दोनों ही बातें अन्योन्याश्रित हैं। जबकि हमारे देश की, हमारे समाज का आधा अंग पर्दे में ढका हुआ है, जबकि हमारी 90% जनता अज्ञान के मलबे के नीचे दबी हुई है, तब हमें मानना चाहिए कि अभी दिल्ली बहुत दूर है। हम साहित्य के नाम पर जो कुछ कर रहे हैं और जो कुछ दे रहे हैं, उसमें कहीं बड़ी भारी कमी रह गई है। हमारा भीतर और बाहर अब भी साफ स्वस्थ नहीं है। साहित्य की साधना तब तक बंद ही रहेगी जब तक हम पाठकों में एक ऐसी अदम्य आकांक्षा जागृत ना कर दें जो सारे मानव समाज को भीतर से और बाहर से सुंदर तथा सम्मान योग्य देखने के लिए सदा व्याकुल रखें। अगर यह आकांक्षा जागृत हो सकी तो हम में से प्रत्येक अपनी अपनी शक्ति के अनुसार उन सामग्रियों को जरूर संग्रह कर लेगा जो उक्त इच्छा की पूर्ति की सहायक हैं। अगर यह आकांक्षा जागृत नहीं हुई तो कितनी ही विद्या क्यों ना पड़ी हो, वह एक जंजाल मात्र सिद्ध होगी और दुनियादारी और चालाकी का ढकोसला ही बनी रहेगी। जो साहित्यिक निष्ठा के साथ इच्छा को लेकर रास्ते पर निकल पड़ेगा, वह स्वयं अपना रास्ता खोज निकालेगा। साधन की अल्पता से कोई महती इच्छा आज तक नहीं रुकी है। भूख होनी चाहिए, किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की भूख होनी चाहिए। आप स्वयं भी इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसके उत्तर देख लेते हैं। अब पूरा पैराग्राफ तो नहीं पढ़ूंगा, अब इसे सीधे इसके उत्तर दे दूंगा। जैसे किसी देश और उसके नागरिकों का चरित्र निर्माण तभी संभव है जब उस देश में सत्य साहित्य हो। जब उस देश में सत्य साहित्य हो, मतलब सत्य साहित्य का मतलब होता है सत्य साहित्य। फिर अगला जो प्रश्न है यहाँ पर आपका, साहित्य साधना की अनुर्बरता का कारण क्या है।
अनुर्वरता का कारण क्या है? तो ये होगा आपका देश के निवासियों में अच्छी शिक्षा और संस्कार के प्रति अदम्य इच्छा और अध्यवसाय का अभाव। ठीक है। अगला है हमारा वर्तमान साहित्य। कैसा है हमारा वर्तमान साहित्य? हमारा वर्तमान साहित्य सामाजिक दायित्वों को पूर्ण करने में पूरी तरह सक्षम नहीं है। ठीक है। अगला है इस अनुच्छेद में वर्णित अन्योन्याश्रित बातों का मूल क्या है? तो इस अनुच्छेद में वर्णित अन्योन्याश्रित बातों का मूल क्या होगा? तो वो हो जाएगा साहित्य के द्वारा मनुष्य को अंतर्बाह्य सुसंस्कृत और उन्नत बनाना। अंतर्बाह्य मतलब अंदर से भी और बाहर से भी सुसंस्कृत बनाना और उन्नत बनाना इस अनुच्छेद की बातों का मूल होगा। अगला है अदम्य आकांक्षा के बिना। अदम्य आकांक्षा के बिना क्या नहीं होता? अदम्य आकांक्षा के बिना क्या नहीं होता है? विद्या व्यर्थ है और साहित्यिक निष्ठा के साथ रास्ते की खोज संभव नहीं है। ये होगा यहाँ पर उत्तर। अगला प्रश्न, प्रस्तुत अवतरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? तो जो यहाँ पर कथन दिए गए हैं इनमें जो सही होगा तो वो कौन सा है? तो वो होगा आपका विकल्प 3। अनुसंधान नए विचार और वैज्ञानिक विवेचन से उद्घाटित मार्मिक परिस्थितियों के मूर्त और सजीव चित्र को कवि को अपने काव्य के एक लक्षण के रूप में शामिल करना होगा। तो सी सही विकल्प होगा यहाँ। अगला है प्रस्तुत अवतरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं होगा? पहला देखिए, ज्ञान प्रसार और भाव प्रसार परस्पर संबंधित है। हाँ जी सही है। ज्ञान प्रसार के भीतर भाव प्रसार होता है, ये भी सही है। ज्ञान की इच्छा ज्ञान की स्थिति भाव की स्थिति की पूर्ववर्ती है, बिल्कुल सही। ज्ञान प्रसार के दायरे से भाव प्रसार परे है, नहीं, ये असंगत होगा यहाँ पर। फिर अगला प्रश्न क्या है? ये दूसरा पैराग्राफ आ गया है, हमने तो इसको भी कर लिया। दूसरा पैराग्राफ पढ़ लें या स्वयं पढ़ लोगे आप? पढ़ लें, चलिए पढ़ लेते हैं दूसरे पैराग्राफ को। तो इसमें क्या दिया गया है? ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त सामग्री से भावना या कल्पना उसकी योजना करती है। अतः ये कहा जा सकता है कि ज्ञान ही भावों के संचार के लिए मार्ग खोलता है। ज्ञान प्रसार के भीतर ही भाव प्रसार होता है। आरंभ में मनुष्य की चेतन सत्ता अधिकतर इंद्रिय ज्ञान की समष्टि के रूप में ही रही। फिर ज्यों-ज्यों अंतःकरण का विकास होता गया, सभ्यता बढ़ती गई, त्यों-त्यों मनुष्य का ज्ञान क्षेत्र बुद्धि व्यवसायिक या विचारात्मक होकर बहुत ही विस्तृत हो गया है। अतः उसके विस्तार के साथ हमें अपने हृदय का विस्तार भी बढ़ाना होगा। विचारों की क्रिया से वैज्ञानिक विवेचन और अनुसंधान द्वारा उद्घाटित परिस्थितियों तथा तथ्यों के मरणस्पर्शी पक्ष का मूर्त और सजीव चित्रण भी उसका इस रूप में प्रत्यक्षीकरण भी कि वह हमारे किसी भाव का आलंबन हो सके, कवियों का काम और उच्च काव्य का एक लक्षण होगा। तो इस प्रकार से ये पैराग्राफ था। अपने हिसाब से भी आप पढ़ लेना इसको, क्योंकि अलग अलग पढ़ने का सबका तरीका होता है। आपका अलग है, मेरा अलग है। कई बहुत जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, कोई आराम आराम से पढ़ते हैं जैसे मैं पढ़ता हूँ। अगला देखिए, प्रस्तुत अवतरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर जो मैंने बताया पहले पढ़ लेते हैं सारे कथन। आधुनिक युग में विचारों के विस्तार के साथ हृदय के विस्तार की कोई आवश्यकता नहीं है, यह सही है। कौन सा कथन सही है? नहीं, ये गलत है। फिर अगला कौन सा? ये हमारे ज़माने में अपने विचारों के विस्तार के साथ हृदय का विस्तार करना आवश्यक है। हाँ, ये कथन यहाँ पर सही होगा। ये दोनों असंगत हो जाएंगे। अगला है, प्रस्तुत अवतरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। तो यहाँ पर जो सही नहीं होगा
पहले पहला पढ़ लेते हैं हम। देखिए, भावना या कल्पना ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त सामग्री को संयोजित करती है। बिल्कुल सही। नए विचारों, वैज्ञानिक विवेचनों के परिप्रेक्ष्य में कवि को अपनी सृजना शक्ति को समृद्ध करना आवश्यक है। ये भी सही है। भाव का प्रसार ज्ञान के प्रसार के भीतर है। ये भी सही है, परंतु जो विकल्प 2 है ये सही नहीं होगा। भाव व्यापार से ज्ञान व्यापार संचालित होता है। ठीक है। अगला जो है, प्रस्तुत अवतरण में कौन सा कथन, ये तो पढ़ लिया भाई हमने, कितनी बार आएगा ये। प्रस्तुत अवतरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर जो सही होगा तो वो होगा सीधा विकल्प 4। सभ्यता के विकास के साथ मनुष्य के विचार अधिक व्यापक हो गए हैं। ये हमने पढ़ा था ना। बाकी सभ्यता के बढ़ने के साथ मनुष्य के भाव अधिक व्यापक हो गए हैं, नहीं, ये तो गलत है। फिर सभ्यता के बढ़ने के साथ मनुष्य की बुद्धि और भाव दोनों का क्षय हो गया, नहीं, क्षय नहीं हुआ है। सभ्यता के विकास के साथ हमें सिर्फ बुद्धि की जरूरत रह गई है, नहीं, ये भी गलत है। सिर्फ जो विकल्प 4 है यहाँ पर संगत हो जाएगा। ठीक है ना। तो कुछ इस प्रकार से देखिए, आज हमने इसका प्रश्न पत्र डिस्कस कर लिया है पूरा। मुझे पूर्ण आशा है कि ये प्रश्न पत्र आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा, जैसे नेट जैसी परीक्षाओं के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं के लिए, और साथ में सेट जैसी परीक्षाओं के लिए और पीजीटी जैसी परीक्षाओं के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अवश्य इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और नोट्स किसी भी प्रकार के आपको चाहिए हो, जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं LT ग्रेड मतलब LT टेट LT कमीशन की, तो आप नोट्स ले सकते हो। हार्ड कॉपी पे भी अवेलेबल है और सॉफ्ट कॉपी पे भी। और नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो नेट की तैयारी के लिए हमारे पास सॉफ्ट कॉपी नोट्स अवेलेबल हैं, जिसमें आपको P/Q मिलेंगे। ठीक ना, जिसमें सेट के P/Q मिलेंगे और नेट के P/Q मिलेंगे। तो आप इन्हें भी परचेज़ कर सकते हो, आपकी तैयारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे ये। ठीक है। तो फिलहाल अब यहाँ पर अपनी वीडियो का हम समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।